नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेन से 311 कछुए बरामद किए गए हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है। नेताजी एक्सप्रेस से ये कछुए बरामद किए गए हैं। कालका से हावड़ा ये ट्रेन जा रही थी। बोरी में बंद 311 कछुए बरामद किए गए हैं। 3 लाख से भी ज्यादा कछुए की कीमत बताई जा रही है। जनरल कोच से लावारिस हालत में ये कछुआ मिले हैं। आरपीएफ ने वन विभाग को कछुआ सौंप दिया है। सासाराम रेलवे स्टेशन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इन कछुओं की। 311 इनकी संख्या बताई जा रही है। नेताजी एक्सप्रेस से यह कछुआ बरामद किया गया है। मामले की जांच चल रही है। 3 लाख से भी ज्यादा कछुआ की कीमत बताई जा रही है। ये हम लोग को सूचना मिला था कि गाड़ी संख्या 12312 कालका मेल जो कालका से हावड़ा जाती है, उसके आगे का जनरल कोच में कुछ बोरों में जो है जिंदा कछुआ है जो अवैध तरीके से ले आया जा रहा है। तो जब सासाराम गाड़ी पहुंची तो हम लोग जो आगे का जनरल कोच को चेक किए तो उसमें हम लोग को 11 बोरे मिले जिसमें जिंदा कछुआ था। सभी बोरों को उतारा गया और यहाँ पर लाया गया। इसमें वन विभाग को सूचित किया गया और उनके द्वारा जो है सभी कछुओं को सुपुर्द किया गया। और इस बीच अहमदाबाद से बड़ी खबर, जहां कार और एसटी बस में टक्कर हो गई और इस हादसे में बताया जा रहा है कार ड्राइवर की मौत हो गई है और इस मौत के साथ साथ एक की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हुई है तो कार में सवार युवती गंभीर रूप से घायल है। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। बस में सवार यात्री को मामूली चोट आई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। देखिए कैसे जो बस है वो बेकाबू होती है और वो कार को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। तो ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए ये पूरा हादसा कैसे हुआ। इस हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई है और युवती एक जो कार में सवार थी वो घायल बताई जा रही है। गंभीर रूप से वो घायल है। तो ये तस्वीर देखिए, हादसे की पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ से जो बस है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और उसकी चपेट में कार आ जाती है। हालांकि कार अलग भी होती है। और ये दूसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस कार की तस्वीर, जहां देखिए ये कार क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और इस कार सवार की मौत हो गई है। एक युवती जो कार में सवार थी वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और देखिए सासाराम से एक और बड़ी खबर है, जहां पर 6 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा था और 6 नाबालिग बाल मजदूर है जिनका रेस्क्यू किया गया है। सासाराम स्टेशन पर आरपीएफ की ये कार्रवाई हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इन्हें रेस्क्यू किया गया है। लोहरदगा से अहमदाबाद बच्चे ले जाए जा रहे थे। तस्कर राजा उरांव गिरफ्तार भी किया गया है। आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन की ये कार्रवाई हुई है। बचपन बचाओ टीम को बच्चे सौंप दिए गए हैं। वो ऑपरेशन आहट के तहत चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान करीब 7:30 बजे 6 बच्चे और एक उनको ले जाने वाला व्यक्ति मिला प्लेटफॉर्म नंबर 2 के दिल्ली में, जिनसे पूछताछ ने बताया कि जो सभी बच्चे जो हैं वो लोहरदगा के रहने वाले हैं। सबकी नाबालिग सब उम्र है, सब अंडर 18 है। सबको कहाँ भेजा गया? सबको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहाँ से उनको हमें भेजा गया है। अगली खबर शेखपुरा से है, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम जब शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी तो इस उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया है। बता दें कि हथी मावा थाना क्षेत्र में शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस जवान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये उत्पाद विभाग की टीम पर जब शराब माफिया ने हमला किया, इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ मारपीट हुआ है? क्या करने गए थे फिर? हाँ? क्या चीज का रेड? दारू का। तो क्या चीज से हमला किया? बस से। कितने की संख्या में लोग थे? 10-15 थे। 10-15 की संख्या में। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? 2। और देखिए सोनपुर सरिता हत्या मामले में अब जो जांच है वो और
बढ़ती जा रही है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और इस बीच खबर सामने आ रही है कि दारोगा की गाड़ी से अहम साक्ष्य की बरामदगी भी हुई है। एफएसएल की टीम को दारोगा की जब्त गाड़ी से सरिता के बाल के सैंपल मिले हैं, जिसके बाद सैंपल की जांच के लिए लैब भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सारण पुलिस के हवाले कर दिया है। देर रात लालगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम जलालपुर गांव पहुंची और गाड़ी की बारीकी से जांच की गई है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस स्कॉर्पियो से जो सैंपल है सरिता के बाल के वो मिले हैं। एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और इस सैंपल के जरिए भी और गहनता से अब जांच की जाएगी। देर रात लालगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम जलालपुर गांव पहुंची थी और गाड़ी की बारीकी से जांच करने की ये तस्वीर सामने आई है। ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से सरिता का शव लाया गया था और वहां उसके मायके के दरवाजे पर ले जाकर के फेंका गया था। और ये जो गाड़ी वो पुलिसकर्मी की और इसकी भी संलिप्तता को लेकर के कई सवाल हैं। पूछताछ हालांकि नहीं हो पाई है इस पुलिसकर्मी से, लेकिन इन सब के बीच जो सतेंद्र है वो फरार बताया जा रहा है। और ये एफएसएल की टीम की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो एफएसएल की टीम जो है वो गहनता से गाड़ी के अंदर क्या कुछ साक्ष्य है उसको खंगालने की, उसको जुटाने की कोशिश से टीम करती हुई नजर आ रही है। इस हत्या की गुत्थी सुलझाती नजर आ रही है। 4 विमर्श के बाद एफएसएल टीम के साइंटिस्ट को हमने बुलाया है और आप लोगों के समक्ष गाड़ी की जांच की गई और जो भी साइंटिफिक एविडेंस उनको मिला उसको लिफ्ट किया गया है। और ये गाड़ी अभी हम लोग हैंड ओवर करेंगे सारण पुलिस को। सारण पुलिस से टीम भी आई हुई है, एसएचओ आए हुए हैं, उसको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। और देखिए भागलपुर से इस बीच बड़ी खबर, जहां न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। बता दें कि जो छात्र गायब है उस गायब छात्रा को लेकर के खबर सामने आ रही कि एसआईटी का गठन अब कर दिया गया है। 11 दिन से 2 छात्राएं सोनाक्षी और जिया गायब हैं। एसएसपी ने एसआईटी का गठन इस मामले में कर दिया है। जांच तेज कर दी गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल से भी जांच चल रही है। स्कूल सीसीटीवी की जांच हो रही है, छापेमारी चल रही है। एसएसपी का भी दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का हम खुलासा करेंगे। बैठो यार, और सबसे बड़ी बात बैठो वहाँ पे। एक लड़की पहले बयान दी थी, उसका भी एक बयान लिया गया है, लेकिन पुराना जो बाईपास थाना में जो केस था वहाँ पहले उसका बयान लिया गया। लेकिन अभी हम लोग दोबारा उसको और कुछ बिंदु जो हम लोगों के सामने आए हैं कि उन बिंदुओं पे भी उससे पूछताछ और मतलब जानकारी लेना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारी टीम लगी हुई है और 1-2 दिन में जैसे कुछ जो बाहर कहाँ जाने को अंदेशा है, किसके साथ गई हैं, वो जैसे हमारे क्लू क्लियर होता है संभवतः हम लोग कुछ जगह पे छापामारी भी करेंगे। लोकली 1-2 जगह हम लोगों ने छापामारी करवाया है। 8 तारीख को सोनाक्षी और जिया नाम की 2 छात्रा इसी सरयू देवी बालिका इंटर स्कूल से लापता हुई थी और अब जो है न्यूज़ 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जो है जांच में तेजी आ गई है। खुद जो है डीएसपी 2 जो है राकेश कुमार स्कूल पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। वहाँ शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है, छात्राओं से पूछताछ की जा रही है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। सितंबर महीने में जो छात्रा का अपहरण हुआ था उस लड़की से भी कल काफी लंबी पूछताछ की गई है। वहीं उस मामले में जो है बाईपास थाने में जो मामला दर्ज किया गया था उसमें भी जो है अब जांच शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो या फिर अन्य मामले, सभी पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुई है और गहनता से जांच की जा रही है। वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज 11वां दिन है लेकिन अभी तक बच्ची का कहीं से कोई पता नहीं चल पाया है और दोनों बच्ची के जो माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, वो काफी हतोत्साहित हो चुके हैं और उन्हें कई तरह की चिंता भी सता रही है। लेकिन पुलिस का दावा है कि मामला जो है अब जल्द खुलासा कर लिया जाएगा और दिन रात लगातार पुलिस कई टीम बनाकर छापेमारी में भी जुटी हुई है। जिले के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो है टीम को भेजा गया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक टीम जो है दोनों बच्चियों को सुकुशल बरामद कर पाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर मुंगेर से, जहां पर सदर अस्पताल में प्लेटलेट्स दिलाने के नाम पर प्रसूता के परिजनों से 8,000 रुपए वसूले गए और इस मामले की जानकारी मिलने के साथ साथ सिविल सर्जन ने एक्शन भी इस मामले पर लिया है और जो आरोपी है उसके खिलाफ सुरक्षा कर्मी मेहताब को निलंबित किया गया है।
बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक प्रभारी की मौजूदगी में पीड़ित परिजनों को पूरे 8,000 रुपए वापस कराए गए। परिजनों ने बताया कि 2 यूनिट प्लेटलेट्स के लिए उनसे अलग अलग किस्तों में पैसे लिए गए थे। फिलहाल आरोपी के खिलाफ प्रशासनिक जांच जारी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्लेटलेट्स के नाम पर 8,000 की वसूली हुई थी और इस वसूली का भी वीडियो सामने आया था और इस वीडियो के आधार पर जो कार्रवाई है वो की गई है। बताया जा रहा है कि प्लेटलेट्स दिलाने के नाम पर ये वसूली हुई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो पैसा है और इस पैसे की जो रिकवरी है हालांकि वो अब कर ली गई है। घट गया था, वो पैसा दिए थे, वही पैसा मिला। तो ये कहाँ दिए थे आप? गार्ड को दिए थे। गार्ड को दिए थे। तो आपका पेशेंट कहाँ था भर्ती? भर्ती सदर अस्पताल में था। कब का, कौन सा दिन का बात था ये? 14 तारीख को। 14 तारीख 14 तारीख को। तो कितना दिए थे आप? 13 तारीख के रात में 3 बजे। कितना दिए थे आप गार्ड को? 4500 दिए थे गार्ड को और 3500 दिए थे आशा जी। आशा को भी पैसा दिए थे? वही दिए थे आगे। देखिए आज पटना को 2 बड़ी सौगात मिलने जा रही है और देखिए केंद्र सरकार लगातार रेलवे को लेकर के अपना विस्तार जो है वो कर रही है और इसी विस्तार के तहत एक बड़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आज दिन, जहां पटना को आज 2 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियालदह बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन पटना जंक्शन होते हुए बनारस जाएगी। ट्रेन का नियमित परिचालन 23 जनवरी से शुरू होगा। आने वाले दिनों में बिहार को 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस मिलेंगी। मंत्रालय जो है वो लगातार अपने यात्रियों को अत्याधुनिक जो ट्रेन है सुविधाओं से लैस वो दे रही है और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पटना वासियों को जो है 2 अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे, जिसमें से एक अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो पटना से गुजरेगी जबकि दूसरी जो है वो पाटलिपुत्र से गुजरेगी। बताते चले कि सियालदह बनारस अमृत भारत का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे और ये पनवेल और अलीपुर द्वार के बीच जो है इसका परिचालन होगा। बताते चले कि जिन दोनों अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं उसमें 22,587 और 22,588 है। सियालदह बनारस सियालदह अमृत भारत को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री जो है इन दोनों ट्रेनों का जो है परिचालन प्रारंभ करेंगे। यह ट्रेन पटना जंक्शन होते हुए बनारस जाएगी। 23 जनवरी से इसका नियमित परिचालन होगा। बताते चले कि वहीं 11,031 और 11,032 पनवेल अलीपुर द्वार पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन भी जो है वो शनिवार को हो गया है और यह ट्रेन जो है पाटलिपुत्र जंक्शन और दानापुर होकर के चलेगी। बताते चले कि इन 3 और अमृत भारत का एक्सप्रेस का उद्घाटन जो है वो होना है और ये ट्रेनें बिहार से गुजरेगी। इनमें 15,949 15,950 डिब्रूगढ़ गोमती नगर डिब्रूगढ़ अमृत भारत और 15,671 15,672 कामाख्या तक कामाख्या अमृत भारत हाजीपुर और सोनपुर स्टेशन पर रुकेगी। बताते चले कि 13,065 13,066 हावड़ा आनंद विहार हावड़ा अमृत भारत गया स्टेशन से गुजरेगी। ये और इसी में चाहे हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें या फिर अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करें, इन दोनों ट्रेनों का परिचालन जो है वो लगातार हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी कई नई वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जो है उसकी सौगात जो है वो रेल मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों को देगी, जिसमें पटना भी जो है वो शामिल है, बिहार भी शामिल है और बिहार से होकर के गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो शुभारम्भ किया गया है और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और नए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच गया जी से बड़ी खबर, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि 18 ट्रैक्टर यहां से जब्त किया गया है जो अवैध बालू खनन में शामिल थे। खनन विभाग ने वाहन पर जुर्माना भी लगाया है। 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना इनके ऊपर लगा है। वजीरगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। तो अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार एक्शन प्रशासन का देखने को मिल रहा है। बकरी फार्म भतेजी के पास से छापेमारी की गई और छापेमारी में नदी से 18 ट्रैक्टर जब्त किए गए और खनन विभाग ने इन वाहनों के ऊपर जुर्माना लगाया। 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
डीपीओ के नेतृत्व में इनके साथ में टीम द्वारा रेड किया गया, जिसमें खनन पदाधिकारी भी शामिल थे। और उस रेड में 18 ट्रैक्टर जो कि बिना किसी परमिट के और बिना किसी वैध लाइसेंस के खनन कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है। 18 को थाना लाया गया है, FIR किया जा रहा है और टोटल उन पे 1 करोड़ 8 लाख रुपया। और देखिए, मोतिहारी की पहली मुस्लिम मुखिया महिला तान्या परवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाया आया है। कारण है कि उन्होंने काम बहुत बेहतर अपने गांव में किया है। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाया, जिसके लिए उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सम्मानित किया जाना है। पीएम मोदी का बुलावा आने के बाद से गांव में खुशी है। लोग अपनी मुखिया को लगातार बधाई दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा अवसर और महत्वपूर्ण अवसर है मेरे लिए कि मुझे 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पंचायतवासियों को हम लोग को ये बहुत ये खुशी है कि हमारी मुखिया जी आमंत्रित हैं झंडोत्तोलन में 26 जनवरी के मौके पर। क्या काम किया है, कितना खुश हैं आप लोग काम को लेकर? यहाँ राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाएं धरातल पे हैं और जो मुखिया जी खुद से सभी कामों को मदद देते हैं। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पंचायत सरकार भवन है, जीविका भवन है, लाइब्रेरी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। जो मतलब पंचायत में मिलने वाली सभी मतलब सुविधाएं मतलब पंचायत स्तर पे मतलब पंचायत भवन पे ही मतलब मिल जाती है। क्या लगा था मुखिया जी जाई बड़ी दिल्ली? बढ़िया बड़ी तानिया परवीन बहुत अच्छा, सब चीज हर काम हर चीज बहुत बढ़िया करवतारी। सब बहुत बढ़िया बा। 10 गो 20 गो 50 गो जाना तो हर दिन लागला ही रहता। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ा ऐलान किया कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिसके बाद से अब मिली जुली प्रतिक्रियाएं डॉक्टर्स खेमे से सामने आ रही हैं। रूल होगा उस पर हम सहमत हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार का नीति होगा वो हम लोग अपनाएंगे। अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो सरकार का जो नीति होगा उसमें हम लोग फॉलो अप करेंगे। तो सरकार के इस फैसले के साथ खुश हैं आप लोग? सरकार के फैसले के साथ हम लोग सब डॉक्टर जो आगे हम सबका विचार होगा उस विचार में हम भी सहमत हैं। अगर उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ठीक है, पहले तो उनको रेगुलर करें, ठीक। और जो उनका जो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो इनका NPA बनता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर वो देते हैं तो कोई भी आराम से काम करेगा। बिहार के सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट रूप से प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, अपना निजी क्लिनिक नहीं चला सकेंगे। और यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान यह बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको लेकर अब तमाम जगहों पर डॉक्टरों में जो है कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि कई डॉक्टर्स इस फैसले से नाराज हैं और सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि कैमरे पर आने से वह बच रहे हैं। वहीं अब अधिकारी जो हैं, जो जिले के चिकित्सा के अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ऐसी बातों का ख्याल रखा जाएगा कि कौन डॉक्टर जो हैं सरकारी अस्पताल में होने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उन्हें दिशा निर्देश दिया जाएगा कि वह आगे इस तरह के किसी भी क्लिनिक में प्रैक्टिस ना करे और अपना पूरा योगदान जो है अस्पतालों को दे, ताकि चिकित्सा व्यवस्था जो है वह सुदृढ़ हो सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, बिहार में सरकारी जमीनों को लेकर के लगातार भूमि सुधार विभाग की तरफ से कई जो बड़े ऐलान है, निर्णय है, वो लिए जा रहे हैं और विजय सिन्हा भी काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बिहार में सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी अब रद्द की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने सभी जिलों के ADM को जांच के बाद राजस्व न्यायालय में वाद शुरू करने का निर्देश दिया है। ADM संदिग्ध गलत या अवैध जमाबंदी को सुओ मोटो या रिपोर्ट के आधार पर रद्द करेंगे। 45 दिनों में रद्द होगी सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी। यह फैसला जो है वो बिहार सरकार ने लिया है और इसको तामील जो है करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बताते ये चले कि बिहार में सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी अब रद्द होगी, साथ ही इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में जिले के अपर समहर्ता
एडीएम रैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें जांच के बाद राजस्व न्यायालय में बात शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जो आदेश है उसमें यह कहा गया है कि सरकारी जमीन का निर्गत गलत या संदिग्ध या अवैध जमाबंदी को रद्द करने के पहल ये किया जाए और यह काम जो है वो अपने स्वप्रेरणा यानी कि अपने विवेक से जो है ले निचले पंक्ति के राजस्व अधिकारी जो है वो रिपोर्ट या अन्य आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर जांच के बाद जो है यह कार्रवाई करें। और यह निर्देश जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK नील ने जो है वो बिहार के सभी एडीएम को दिया है। इसके पहले ही सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगा दिया गया था और अवैध जमाबंदी की पहचान और उसे रद्द करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो 45 दिनों में पूरी करने का जो है वो निर्देश दिया गया है। बताते ये चले कि विभागीय जानकारी के अनुसार जांच से संतुष्ट होने के बाद एडीएम जो है वो सरकारी जमीन के अवैध जमाबंदी रद्दीकरण प्रक्रिया RCSS पोर्टल के माध्यम से शुरू करेंगे या फिर अवैध जो कब्जा हुआ है उस कब्जे से मुक्त कराने के लिए ये अहम फैसला जो है वो लिया है। बहरहाल देखना होगा कि इसका कितना असर जो है वो आने वाले जो दिन है उसमें देखने को मिलता है, कितने जो है सरकारी अवैध जो जमाबंदी हुई है सरकारी ज़मीन की वो मुक्त कराए जाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।